अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 फिज़िक्स डायनेमिक्स के बकाया टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज का सवाल है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कानून कहता है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम एक जैसे रहता है। हम लिखते हैं इस लॉ को। द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर collision remains same for an isolated system. For an isolated system समझते हैं। इसको समझने के लिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। कंसीडर, फर्ज करें, टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are moving with velocities u1 and u2 respectively। फ़र्ज़ करो दो बॉडीज़ हैं जिनका वज़न m1 और m2 है, वो वेलोसिटीज़ u1 और u2 के साथ बिलतरतीब हरकत कर रहे हैं। इफ़ वेलोसिटी u1 is greater than u2, then these bodies will collide। तो ये जिस अजसाम जो है ना ये टकरा जाएंगी अगर u1 u2 से ज़्यादा हो। आफ्टर कोलिजन टकराव के बाद देयर वेलोसिटीज़ बिकम v1 and v2 respectively। as shown in the figure। समझते हैं यहाँ पर। उसका ये एक बॉडी है जिसका वज़न है m1, इसकी रफ्तार है u1, और ये दूसरी बॉडी है इसका वज़न है m2, जिसकी रफ्तार है u2। ये टकराव से पहले बिफोर कोलिजन। यहाँ पर टकराव हो रहा होगा, समझते हैं। डायग्राम को समझना है अब।
थोड़ी आगे जाके ये टकरा जाएंगे। क्यों? इस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है, u1 इज़ ग्रेटर देन u2। थोड़ा सा आगे जाके ये टकरा जाएंगे, m1 और m। यहाँ पर ये टकरा गए। टकराने के बाद जिसका वजन m था उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, और जिसका m2 था उसकी वेलोसिटी भी जाएगी। m1 की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया। Consider two bodies of masses m1 and m2 are moving with velocity u1 and u2 respectively. If velocity u1 and u1 is greater than u2, then bodies will collide. After collision, their velocity become v1 and v2 respectively as shown in the figure. यहाँ पर समझा दिया। आप कानून क्या कहता है, तो एक पेज ऐड कर लेते हैं। कानून लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कहता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखिए मोमेंटम बिफोर, देखिए यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं। इस बॉडी का मोमेंटम है m1 u1 और इस बॉडी का मोमेंटम है m2 u2, क्योंकि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो बिफोर कोलिजन में ये दो बॉडीज़ हैं, इनका मोमेंटम लिखेंगे। तो हम आते हैं, पहली बॉडीज़ का मोमेंटम है m1 u1 प्लस टोटल m2 u2, जबकि आफ्टर कोलिजन इस बॉडी का मोमेंटम है m1 v1 m2 v2। ये भी प्लस में लिखे जाएंगे दोनों, m1 v1 प्लस m2 v2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का खुलासा है, और इस इक्वेशन को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। इसी इक्वेशन पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जो अगले पेज पर है। यहाँ पे कह रहे गन ऑफ मास 8 kg। हम सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा बनाते हैं। अ गन ऑफ मास 8 kg, m1 हम लोगों ने किसको कह दिया, गन को, इसका वजन है 8 किलो। फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 kg, बुलेट का 40 ग्राम है। बुलेट का वज़न है 40 ग्राम। देखते हैं बुलेट को हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0.04 किलोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फायर करने से पहले गन की वेलोसिटी भी ज़ीरो थी और बुलेट की भी ज़ीरो थी, तो u1 ज़ीरो है। यहाँ पे लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायर, वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायर
u2 भी 0 है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायर। अब a gun of mass 8 kg fires a bullet of mass 40 ग्राम with a velocity। ये velocity of bullet है, velocity of bullet is v2, क्योंकि यहाँ पर velocity of bullet u2 है तो यहाँ पर v2 is the velocity of bullet, that is 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ गन हमें मालूम करनी है, जो कि निगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जब फायर गन से फायर होता है तो गन पीछे की जानिब आती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन निगेटिव होगी, तो इसलिए v1 हमारे पास। बाज़ लोग m1 को बुलेट लेते हैं, m2 को गन लेते हैं, फिर तो u1 को हम बुलेट लेंगे, u2 को गन लेंगे, v1 को फिर हमें बुलेट लेना होगा और v1 को हमें बुलेट लेना होगा और v2 को गन लेना होगा। आप शुरू से जिस तरह लेना चाहें, इसमें आप लोगों की मर्ज़ी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डेटा है, आगे बढ़ते हैं। हमें पता है m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 m2 mass of bullet gun 8 multiplied by 0.404 multiplied by 0, 8 multiplied by v1 is to be calculated 0.04 multiplied by 100, 8 0 0, ये भी 0, 8 v1 और जब 0.04 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये जस्ट 4 आ जाए, माइनस 8 v1 इज इक्वल टू 4, v1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई माइनस 8, दैट इज माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे माइनस मैंने इसलिए नहीं लिखा है, रिक्वायल का मतलब है माइनस ही होता है। Write the differences between mass and weight. The quantity of matter contained in a body is called mass. एक जिस्म में कितने मैटर की क्वांटिटी मौजूद है, ये उसका मास कहलाता है। Weight is the force that attracts body towards the center of earth. वेट एक फोर्स है जो किसी भी जिस्म को सेंटर ऑफ अर्थ की जानिब अट्रैक्ट करती है। मास के यूनिट हम पढ़ चुके हैं, किलोग्राम है। वेट एक फोर्स है, इसलिए फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए वेट का यूनिट भी न्यूटन है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, द वेट ऑफ द बॉडी कीप्स चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जितने आप हाइट पे जाओगे ग्रेविटी कम होती जाएगी, ग्रेविटी कम होगी तो वेट भी कम होता जाएगा। द फार्मूला ऑफ मास इज वेट अपॉन ग्रेविटी g, वेट इज इक्वल टू mg। द वैल्यू ऑफ g आपको पता है, वैल्यू ऑफ g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर हम किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करें, मोशन करें, मूव करें, तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन सर्किल में डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ की डायरेक्शन अलग है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, हर पॉइंट की अलग है। वेलोसिटी
की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस वजह से हमें एक्सेलरेशन मिलता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पढ़ते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ circular path, an acceleration is produced due to change of direction. This acceleration is called centripetal force। ये centripetal force का फार्मूला है जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी जिस्म को सर्कुलर पाथ में मूव करने पर मजबूर करे, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को सेंट्रल से दूर दूर धकेले, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, अ फोर्स दैट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इंपॉर्टेंट सवाल है, इम्तिहान में लॉन्ग में आता है। व्हाट इज फ्रिक्शन? राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, आल्सो राइट डाउन मेथड्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो किसी भी चीज़ की हरकत को रोके। द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फायदे क्या है? फ्रिक्शन की वजह से हम ज़मीन पर चल पाते हैं। कार के ब्रेक मोशन का इस्तेमाल करते हुए कार को बड़े स्मूथली रोकती है। द कार ब्रेक यूटिलाइज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप कार स्मूथली। द टायर्स ऑफ कार आर थ्रेडेड इन टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स फॉर एनहांसिंग ग्रिप ऑफ टायर्स एंड रोड्स। गाड़ी के टायरों को इस तरह थ्रेड किया जाता है ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, और फ्रिक्शन बढ़ने का मकसद ये है कि टायर और रोड के दरमियान ग्रिप अच्छा रहे। फ्रिक्शन की वजह से नुकसानात क्या हैं फ्रिक्शन के? A large amount of energy is wasted in the machines due to friction। रगड़ की वजह से बहुत सारी एनर्जी ज़ाया होती है। फ्रिक्शन की वजह से मशीन के पुर्जे भी ख़राब होते हैं। किस तरह फ्रिक्शन को ख़त्म किया जा सकता है? बॉल बेयरिंग के इस्तेमाल से, व्हील के, लुब्रिकेंट ग्रीस वगैरह के, ये फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। गाड़ी के शेप को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उस पर हवा का दबाव कम से कम हो, एयर फ्रिक्शन कम से कम हो जाए। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल